Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 9, Sources and Effects of Heat Energy. These are the contents and these are the learning outcomes. You learned about heat and its measurement in chapter 6 in your grade 4. Heat is essential for all living things. अगर heat ना होती तो अर्थ के ऊपर कोई लाइफ ना होती. और इस चैप्टर में हम हीट के बारे में ही पढ़ेंगे. हीट को डिफाइन कैसे करते हैं? Heat is a form of energy that flows from one body to another body due to difference of temperature. और स्टडी ऑफ हीट को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. हीट जो है ये मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है और ये ट्रांसमिट हो सकती है सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड, एयर, गैसेस, इवन एम्प्टी स्पेस से भी फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है. हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर वन. और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी. सोर्सेज ऑफ हीट क्या है? वो चीजें जिनसे हम हीट हासिल कर सकते हैं. सबसे मेन सोर्स जो है वो सन. नंबर 1 पे अगर कहें तो वो सन है. ठीक है जी. इसके अलावा हीट फ्रिक्शन के जरिए प्रोड्यूस होती है. आपको पता है कि जब सर्दियों में हाथ बहुत ठंडे होते हैं, हम आपस में उन्हें रगड़ते हैं तो हाथ थोड़े गर्म हो जाते हैं. ठीक है ना. और ये पुराने ज़माने में आग जलाने के लिए फ्लिंट स्टोन्स को आपस में ज़ोर से रगड़ा जाता था या एक दूसरे पे मारा जाता था तो आग प्रोड्यूस होती थी. अभी भी ऐसे कर सकते हैं. चकमाक के पत्थर की तरह के होते हैं ये पत्थर जिनसे शोला सा निकलता है. अगर आप कहीं हैमर यूज़ करें किसी चीज़ के ऊपर और थोड़ी देर बाद उसे टच करें तो आपको पता चलेगा कि वो गर्म हो गई. तो कभी भी दो सरफेसेस जब आपस में टकराती हैं या रगड़ती हैं तो फिर फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट इज इलेक्ट्रिसिटी. बिजली जब तारों में से गुजरती है या इवन बादलों में से गुजर रही होती है, किसी चीज के ऊपर आसमानी बिजली गिरती है तो वहां पे भी बेतहाशा हीट प्रोड्यूस होती है. और इसी हीट को यूज किया जा सकता है पर्टिकुलरली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इलेक्ट्रिक हीटर्स में, आयरन्स में, इलेक्ट्रिक गीजर्स में. क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट मेटल में से गुजरता है तो मेटल हीट अप हो जाता है एंड इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ हीट. द फोर्थ सोर्स इज केमिकल रिएक्शंस. बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको सेल मेटाबॉलिज्म कहते हैं. उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है. और हीट अगर हम चूने के पत्थर को यानी चूने को पानी में डालें तो तब भी वो रिएक्शन हीट प्रोड्यूस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े थे हमने, इसमें ये डिस्कस किया था कि कौन से रिएक्शंस हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं. देन इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो हाई टेम्परेचर पे और सोर्स ऑफ हीट है. न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं इनके जरिए हीट प्रोड्यूस होती है. एटम बॉम्ब का रिएक्शन और इसी तरह हाइड्रोजन बॉम्ब का रिएक्शन, ये जो है ना, ये फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शंस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ हीट है. इसके अलावा बर्निंग का जो प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, वैसे तो ये केमिकल रिएक्शंस में आता है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इसलिए इसको अलग से भी डिस्क्राइब किया गया है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल, गैस, कोल, दे आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हीट. इफेक्ट क्या होता है? बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर क्या है? याद करें. हाँ जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस. आपने पढ़ा था ये कि जब आइस को हीट अप करें, या पता भी है आपको अगर नहीं भी पढ़ा हो, व्हेन आइस इज हीटेड अप इट बिकम्स वाटर, व्हेन वाटर इज हीटेड अप इट बिकम्स स्टीम. तो ये आइस क्या है? सॉलिड. वाटर क्या है? लिक्विड. और स्टीम क्या है? गैस. तो एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज होना, ये इफेक्ट ऑफ हीट है. देन इट कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शंस जितने भी हैं वो हीट रिक्वायर करते हैं और उनको जब हीट मिलती है तो उनमें केमिकल चेंज आता है. इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सपेंशन ऑफ मैटर. हर चीज़ जब गर्म होती है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस, तो वो फैलती है. ये पूरा चैप्टर मेनली हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. और इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है. विंड, रेन, वेव्स इन सी वगैरह, ये बहुत सारी चेंजेस ग्लोबली अर्थ के ऊपर टेम्परेचर के लिहाज से आती हैं. बट द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज, वैसे तो मेन 4 इफेक्ट्स हैं, सिर्फ इसके ऊपर ये आगे जितना भी डिस्कशन है वो थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर. थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जब चीज़ें गर्म होती हैं, व्हेन मैटर
becomes heated up, it expands. चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है. इसी तरह जब मटेरियल जो है या मैटर, इसका टेम्परेचर लो होता है, व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल डाउन, देन इट शोज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं जो डिपेंड करते हैं. थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन हीटिंग and thermal contraction depends on cooling. First we are going to talk about thermal expansion of solids. Solids जो हैं वो क्यों expand करते हैं? ये देखें, before heating किसी भी solid के जो components हैं, atoms हैं या molecules हैं, particles हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे होते हैं. इसलिए वो क्लोज एक दूसरे के रह सकते हैं because their vibration is less. When they becomes heated up, then the heat provides them energy and their vibration increases. They start to vibrate more vigorously. ज़्यादा एक दूसरे से एक तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं. ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है, अब देखें ये जो पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में भी इसकी मूवमेंट बढ़ गई, इस डायरेक्शन में भी मूव, इसके इर्द गिर्द जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ये धक्का दे रहा है. इसको कह रहा है तुम इधर हो जाओ, उसको कह रहा है तुम इधर हो जाओ, उसको कह रहा है तुम इधर जाओ. तो सारे एक दूसरे से तंग हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं साइड पे हो, हटो यहाँ से. तो ये जो मूवमेंट हर पार्टिकल की हो रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपैंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस. जब सॉलिड को कूल किया जाता है, सो ये क्या हुआ? थर्मल एक्सपेंशन. बिफोर हीटिंग पार्टिकल्स ऐसे थे, आफ्टर हीटिंग ऐसे हो गए. अब ये देखें, ये पार्टिकल्स कम जगह पे आ गए, इन पार्टिकल्स ने अब ज्यादा जगह घेर ली. दे टेक अप मोर स्पेस व्हेन दे आर हीटेड अप. अब अच्छा, लेट्स सपोज कि दोबारा उसको कूल किया गया, तो वाइब्रेशन स्मॉलर होती चली जाएंगी और सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा और जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी. ठीक है जी. तो वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन बैठे बैठे ही एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाओ. एन एक्टिविटी इज डिस्क्राइब्ड हियर. वैसे तो ये लैब्स में होनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट देती है कि कैसे चीज़ों थर्मल एक्सपेंशन होती है. एक बॉल और रिंग जिनका साइज बिल्कुल एक दूसरे के कंपैरेबल है, बॉल फंस के उसमें से गुजर सकती है रिंग में से. अब अगर उस बॉल को हीट अप किया जाए ऑन फ्लेम, तो वो नहीं गुजर सकेगी क्योंकि बॉल एक्सपैंड हो गई. और फिर इस बॉल को कूल कर दिया जाए इन द कोल्ड वाटर, तो फिर ये आसानी से गुजर जाएगी. सो पहले थर्मल एक्सपेंशन की गई तो बॉल रिंग में से नहीं गुजर सकी, और जब कूल की गई बॉल और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुई तो फिर ये इसमें से गुजर सकी. लुक एट दिस. ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत कनेक्टेड भी हैं और मूव भी कर सकते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ सकते. लो टेम्परेचर पे ये देखें, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं मूव कर रहे. जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनकी मूवमेंट बढ़ गई और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है. सो पार्टिकल मूवमेंट इंक्रीजेस और बनिस्बत सॉलिड के लिक्विड्स की पार्टिकल मूवमेंट और ज़्यादा होती है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, के लिक्विड्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं सॉलिड्स के मुकाबले में, और जब भी लिक्विड्स को हीट किया जाता है तो वो सॉलिड के मुकाबले में उतने ही गिवन टेम्परेचर राइज के ऊपर और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं. मरकरी को इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि मरकरी ज़्यादा एक्सपैंड करता है 5 टाइम्स एज कम्पेयर टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ अदर मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टील. और लिक्विड्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं और इनके पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. अगर किसी फ्लास्क में स्ट्रॉ या ट्यूब डाल के और उसको वाटर उस लेवल तक फिल किया जाए और फिर उसको हीट अप किया जाए तो वो काफ़ी हद तक रेज कर जाएगा. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. Then comes thermal expansion of gases. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को समझने के लिए इस तरह की कोई एक्टिविटी बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं. कि अगर किसी बॉटल में आप हवा तो भरी हुई होती है ना, उसके ऊपर आप एक बैलून अटैच करते हैं, उसको कोल्ड वाटर में रखें, तो वो बैलून जो है ना वो इस तरह डिफ्लेटेड सा रहेगा. लेकिन अगर आप उस पानी को चूल्हे पे गर्म करें और उसमें से हीट, अच्छा शीशे की बॉटल यूज़ करनी पड़ेगी आपको, बर्तन कोई भी यूज़ कर लें
जिसमें दरमियानी क्वांटिटी में आप पानी डालें, चूल्हे के ऊपर रख दें, शीशे की बॉटल के मुंह पर बैलून चढ़ा दें और वो तब ऐसे पिचकावा सा रहेगा। फिर अगर आप चूल्हा जला देते हैं तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बॉटल जब हीट अप हुई होगी, उसके अंदर जो गैस है वो जब एक्सपैंड करेगी तो ये बैलून भी एक्सपैंड हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन ऑफ बैलून बाय द हीटिंग ऑफ गैस इन द बॉटल क्या शो कर रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस हुई है, जो कि इस बैलून के फैलने से पता चल रही है। लुक एट दिस एनिमेशन के गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब एक ही जगह पे अगर ट्रैप्ड हो और उनको हीट मिले तो फिर उनका प्रेशर, वो दीवारों से ज़्यादा टकराएंगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सो व्हेन द गैसेस आर हीटेड अप आइदर दे कैन एक्सपैंड, और अगर उनको एक्सपैंड करने की जगह ना मिले तो फिर उनका प्रेशर बढ़ जाता है। सो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कंटेनर में। अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं इससे, जिससे अंदाज़ा हो गया कि सॉलिड के तो पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं लेकिन उस बर्तन में से बाहर नहीं निकल सकते, और गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो फास्टर फास्टर होते चले जाते हैं जितना उनको हीट किया जाए, और जितना वो फास्ट मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल खुद तो बिगड़ नहीं हो सकते लेकिन वो कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं ज़्यादा और प्रेशर बढ़ा देते हैं कंटेनर का, या अगर वॉल्यूम बढ़ा सकें तो वो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो ये आइदर दे इंक्रीज द वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज ना कर सकें तो फिर वो प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो एक्टिविटी है वो ये है कि अगर कोई बैलून चूल्हे के ऊपर जैसे आ जाए, टच ना भी करे तो वो थोड़ी देर में फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि हीट की वजह से उसके अंदर के गैसेस एक्सपैंड होंगी और बैलून की सरफेस जो है वो फिर उतने प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकेगी और वो फट जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास कोई फ्लास्क हो तो उसके ऊपर अगर हम एक सोप फिल्म यानी थोड़ा सा साबुन वाला हाथ ऊपर फेर दें तो एक सोप की पतली सी लेयर बन जाएगी, और अगर उसको हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें तो वो यूं फैल के सोप बबल बना देगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर की गैसेस एक्सपैंड हुई। That's all for today.